नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सफ़र के चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है इतिहास का सबसे पेचीदा तलाक। नई दिल्ली, जून 1947। मानवीय इतिहास में वैसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी, इसीलिए मार्ग निर्देशन कर सके ऐसा कोई पूर्व उदाहरण उनके सामने नहीं था। 40 करोड़ लोगों का एक परिवार शताब्दियों से एक ही धरती पर मिलजुल कर रहता रहा था। चाहे उस परिवार में कितने ही आपसी झगड़े होते रहें, अंत में वह एक परिवार था। उसे अब टूट जाना था और किसी के सामने स्पष्ट नहीं था कि टूटने की प्रक्रिया ठीक ठीक कैसे होती है या उसे शुरू कहां से किया जाए। 15 अगस्त के आने में अब ठीक 73 दिन बच रहे थे। तलाक के कागजात इस बीच हर सूरत में तैयार हो जाने चाहिए। कर्मचारियों को लगातार सावधान और चुस्त रखने के लिए माउंटबेटन ने एक विशिष्ट कैलेंडर छपवाकर दिल्ली के प्रत्येक संबंधित कार्यालय में लगवा दिया। उस कैलेंडर का एक पन्ना रोज फाड़ा जाता। प्रत्येक पन्ने के बीचों बीच लाल घेरे के अंदर वह आंकड़ा छपा दिखाई देता जो यह बताता कि 15 अगस्त के आने में अब कुल कितने दिन शेष रह गए हैं। मानो किसी अणु विस्फोट की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। इस प्रकार रोज एक एक दिन गिना जा रहा था और रोज एक एक दिन कम हो रहा था। उस अलौकिक भारतीय तलाक में मालमत्ता के कागजात तैयार करने का भारी भरकम काम आखिर जिन दो व्यक्तियों के कंधे पर आकर पड़ा, वे दोनों समान रुतबे के वकील थे। दोनों एक जैसे सरकारी बंगलों में रहते थे। दोनों के कार्यालयों के दरवाजे अगल बगल थे। दफ्तर और घर के बीच आने जाने के लिए दोनों के पास अमरीकी शेवरोले गाड़ियां थीं। दोनों बिल्कुल एक जैसा वेतन पाते थे। सेवानिवृत्ति पर दोनों को एक जैसा ही आर्थिक लाभ सरकार की ओर से मिलने वाला था। अंतर के नाम पर दोनों के बीच यदि कुछ था तो वह था धर्म। उनमें से एक था हिंदू और दूसरा मुसलमान। मालमत्ता के कागजात तैयार करने के पूर्व अनुभव के नाम पर दोनों वकीलों के पास अलावा सामान्य विवेक के कुछ और नहीं था। केवल अपने विचारों के जोर पर जून और अगस्त के बीच के प्रत्येक दिन उन्हें काम करना था और वो किए जा रहे थे। चौधरी मोहम्मद अली और एच.एम. पटेल क्रमशः मुसलमानों और हिंदुओं के हितों की रक्षा करते हुए रोज फाइलों पर फाइलें निपटा रहे थे। लगभग 100 उच्च कर्मचारी, जिन्हें बेसिक समितियों और उप समितियों में विभाजित किया गया था, रोज उन वकीलों को तरह तरह की रिपोर्ट देते। उस आधार पर दोनों वकील जो अनुशंसा पत्र तैयार करते, उन्हें विभाजन काउंसिल के पास अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता। स्वयं वाइसरॉय इस विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष थे। जैसा कि तलाक के अधिकांश मामलों में होता है, दोनों पार्टियों के बीच उग्रतम बहसें धन को लेकर हुई। सबसे नाजुक प्रश्न उस उधारी का था जिसे अंग्रेजों से वसूल करना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका खजाना खाली था। शताब्दियों से अंग्रेजों पर आरोप लगाया जाता आ रहा था कि वे भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किए जा रहे हैं। उसी भारत को जब वे छोड़ रहे थे तो उनके तथाकथित शिकार भारत के 500 अरब डॉलर उनकी तरफ निकलते थे। कर्ज का यह जबरदस्त बोझ इंग्लैंड पर विश्व युद्ध के दौरान चढ़ गया था। युद्ध में जीतने की इतनी बड़ी कीमत इंग्लैंड को चुकानी पड़ी थी कि कर्ज के भार से वह बिल्कुल कुचला जा चुका था और उसके साम्राज्य की ऐतिहासिक सिकुड़न प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय उधारी के अलावा धन और भी कई रूपों में फंसा हुआ था। स्टेट बैंकों की नकदी, बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्टों में रखी गई सोने की ईंटें, चुटकियों में सिर काट लेते नागाओं के बीच झोपड़ी में बसकर अपनी ड्यूटी निभा रहे जिला कमिश्नरों के पास रखी छोटी छोटी रकमें, देश भर में फैले डाकघरों की स्टेशनरी इत्यादि का मूल्य।
वस्तुओं की तालिका हनुमान की दुम की तरह बढ़ती जा रही थी। बहस मुबाहिसों का कोई अंतर नजर नहीं आता था। आखिर H.M. पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के शयन कक्ष में बंद कर दिया गया जब तक वे किसी आपसी समझौते पर नहीं पहुंचे। बहस का जो स्तर लाहौर के बाजार में खोचे वाले दिखते हैं, लगभग उसी स्तर और शैली की बहसबाजी के बाद दोनों वकीलों ने आखिर तय किया कि पाकिस्तान को बैंकों की नकदी का और स्टर्लिंग बैलेंस का भी 17.5% प्राप्त होगा, लेकिन इसके एवज में उसे भारत के राष्ट्रीय कर्ज के 17.5% की अदायगी करनी होगी। दोनों वकीलों ने सिफारिश की कि देश के विशाल सरकारी तंत्र में जो कुछ भी स्थानांतरण द्वारा हटाया जा सकता है, उसका 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को दिया जाए। सारे देश के सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों, मेजों, निभों, रबरों, टाइपराइटरों और झाड़ू इत्यादि चीजों की जल्दी जल्दी गणना होने लगी। विभाजन भी साथ साथ किया जाने लगा। छोटी छोटी चीजों पर ऐसे ऐसे झगड़े हुए कि जिसने देखा निहाल हो गया। वे संयुक्त सचिव, जिनके आदेश हजारों लोगों को क्षण मात्र में प्रभावित करते थे, पानी के जार की अदला बदली स्याही की दवात से करते देखे गए। मूत्रालय के पॉट के बदले 125 पिन कुशनों की बोली लगी। समुद्र में खोए नौसैनिकों की विधवाओं की पेंशन कौन कितनी अदा करे, इसका जवाब पाने के लिए न जाने कितने दिनों तक चोंचें लड़ती रहीं। देश में सड़कों की कुल लंबाई 18,077 मील और रेल पटरियों की कुल लंबाई 26,421 मील थी। उनमें से पाकिस्तान के हिस्से में 4,913 मील लंबी सड़कें और 7,112 मील लंबी रेल पटरियां आई थीं। यह सवाल भी बहुत टेढ़ा साबित हुआ कि जिस अनुपात में सड़कें और पटरियां बटी हैं, क्या उसी अनुपात में बसों, रेलवे इंजनों, डिब्बों, कुदालों और फावड़ों इत्यादि का भी बंटवारा किया जाए, या इन्हें भी अन्य चीजों की तरह 80% और 20% की दर से बांटा जाए। पुस्तकों के विभाजन पर भी उग्रतम बहसें हुई। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सेटस इस प्रकार बांटे गए कि एक को सम संख्या के भाग और दूसरे को विषम संख्या के भाग दे दिए गए। सभी शब्दकोशों को बीच से फाड़ लिया गया। ए से के तक का हिस्सा भारत को, शेष पाकिस्तान को। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनका विभाजन ही नहीं हो सकता था। गृह विभाग ने दूरदर्शिता बरतते हुए साफ कह दिया कि देश का विभाजन होने के साथ हमारी जिम्मेदारियों में रंच मात्र भी कमी आने वाली नहीं है। पाकिस्तान को हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ तक कि फाइल या निब जैसी छोटी चीज भी नहीं। किसी भी देश की पहचान स्थापित करने के लिए डाक टिकटों और करेंसी नोटों को सामने रखना अत्यंत आवश्यक होता है। भारतीय भूखंड में ऐसा छापखाना उन दिनों केवल एक था, जहां टिकट और नोट छप सकते थे। भारतीयों ने उस छापे खाने का कोई हिस्सा अपने भावी पड़ोसियों को देने से साफ मना कर दिया। फलस्वरूप हजारों मुसलमानों को रबर स्टैंप्स लेकर बैठना पड़ा। फिर जिन्होंने भारतीय करेंसी नोटों की भारी भरकम गड्डियों पर पाकिस्तान के ठप्पे लगा लगाकर उन्हें अपने नवनिर्मित देश की मुद्रा का रूप दिया। विभाजन कैसे करें और कैसे ना करें, यह प्रश्न केवल राजनीतिज्ञों को परेशान कर रहा था ऐसा नहीं था। साधु संतों और मौलवियों आदि को भी इस प्रश्न ने परेशान कर डाला। उनकी मांगें अजब थीं और तर्क भी अजब थे। कुछ मुसलमानों ने मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना और वहां फिर से निर्मित करना चाहिए, क्योंकि उसका निर्माण आखिर एक मुगल ने किया है। हिंदू साधु जिद पकड़कर बैठे कि सिंधु नदी के कगार पर हमारे पवित्र वेदों की रचना 2500 वर्ष पहले हुई थी। सिंधु नदी हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते, भले ही वह उसके बीच से बहने जा रही है। इंग्लैंड की जिस शक्ति ने भारतीय भूखंड पर शासन चलाया था, उसके सबसे शोक स्मारकों पर कब्जा कर लेने की उत्सुकता दोनों पक्षों में थी। ऐसा ही एक स्मारक था वॉयसरॉय की सफेद सुनहरी ट्रेन, जो भारत के हिस्से में आई। इसके एवज में
भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ और पंजाब के गवर्नर की सभी निजी कारें पाकिस्तान को दे दी गईं। वायसरॉय के अस्तबल के सामने जो बंटवारा हुआ उसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। शानदार घोड़ों से खींची जाने वाली उन 12 बग्गियों पर दोनों देशों की नजर थी। बेशक वे 12 बग्गियां निहायत खूबसूरत थीं। उन पर सोने चांदी की जान मारू डिजाइनें जड़ी हुई थीं। उनके चमकीले जीन और जीन पोश, उनकी मुलायम लाल गद्दियां, उनका सब कुछ ऐसा सुंदर, रोमांचक, सनसनीखेज और ईर्ष्या जगाने वाला था कि अंग्रेजों की गुलाम प्रजा ने उन्हें हमेशा दीदे फाड़ कर देखा। उन 12 में से किसी न किसी बग्गी में भारत आने वाला हर प्रमुख विदेशी मेहमान बैठ चुका था। शाही परिवार का जो भी व्यक्ति भारत आया सैर करने या शासन करने, उसने उसकी सवारी का आनंद लिया। प्रत्येक वायसरॉय उन 12 में से सर्वश्रेष्ठ बग्गी में बैठकर राजधानी की सड़कों पर निकल चुका था। 6 बग्गियों की सजावट सोने से और 6 की चांदी से की गई थी। 6 के उन सेटों को यदि तोड़ना पड़ा तो यह सचमुच एक दुखद बात होगी, दोनों पार्टियों ने महसूस किया। अब सवाल यह पैदा हो गया कि कौन सा देश सोने के काम वाली बग्गियां पाए और कौन सा देश चांदी के काम वाली बग्गियों को ले। सवाल मामूली था, लेकिन उसका जवाब पाने के लिए जो तरीका आजमाया गया वह निहायत मामूली था। उन्होंने सिक्का उछाल कर देखा। इस प्रकार भाग्य ने फैसला कर दिया कि सोने के काम वाली जो बग्गियां दिल्ली की सड़कों पर निकलती रही थी, आजादी के बाद भी वे दिल्ली की सड़कों पर ही निकलती रहेंगी। बग्गियों का वह बंटवारा वायसरॉय के एडीसी पीटर हॉब्स की देखरेख में हो रहा था। हॉब्स ने जीन बांटे, जीनोपीश बांटे। कोचवान के बूटों, विगों और पोशाकों के अलावा चाबुकों का भी बंटवारा हॉब्स ने कर दिया। आखिर वह चीज पीटर हॉब्स के सामने आई जो एकमात्र थी, वायसरॉय की अपनी बग्गी का हॉर्न। अस्तबल की तमाम चीजों के बीच वह हॉर्न एकमात्र ही था। उसका बंटवारा कैसे किया जाए? पीटर हॉब्स सोच में पड़ गया। बेशक वह फिर से सिक्का उछाल सकता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया। हॉर्न उठाकर वह दोनों पार्टियों के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, हॉर्न केवल एक है, मैं इसे काट नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि यह उलझन केवल एक ढंग से सुलझ सकती है, क्यों ना इसे मैं ही रख लूं। और वह गहरी मुस्कान के साथ हॉर्न को बगल में दबाकर अस्तबल से निकल गया। बात केवल नोटों, कुर्सियों और पुस्तकों के बंटवारे की नहीं थी। हड़बड़ी से ओत-प्रोत उन गर्म सप्ताहों में उच्च सरकारी अफसरों, सैनिक अधिकारियों, चपरासियों, रसोइयों, बाबुओं, भंगियों आदि का भी बंटवारा किया जाना था। सबको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया कि वे भारत सरकार की सेवा में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान सरकार की। जैसा जिसने चाहा उसी हिसाब से किसी को इधर और किसी को उधर रवाना किया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारत में जिस सर्वाधिक गौरवमय संस्था का निर्माण और विकास किया था, उसका नाम था भारतीय सेना। उसमें 12 लाख व्यक्ति समाये हुए थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गोरे, काले, तेंदुए, हर जाति और रंग के व्यक्ति भारतीय सेना में थे। ये एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहते थे कि मानव मात्र के प्रति प्रेम की वैसी कोई मिसाल अन्यत्र ढूंढनी असंभव थी। उन सिपाहियों और अफसरों को अपना धर्म याद ही नहीं था। इसीलिए अब जब धर्म के आधार पर उनका बंटवारा शुरू हुआ तो अत्यंत हृदय विदारक दृश्य सामने आए। 1945 में भारतीय सेना 25 लाख शूरवीरों को एकता और स्वामी के भक्ति से सूत्र से बांधे हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इस जबरदस्त सेना की टुकड़ियां अपने गोरे शासकों के हित के लिए इटली, बर्मा और पश्चिम मरुस्थल में अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए लड़ी। इंग्लैंड में अंग्रेज बच्चों को कहानियां सुनाई जाती कि भारतीय सेना के सैनिक कितने वीर और कितने स्वामी भक्त हैं। 2 साल बाद 1947 में भारतीय सेना काफी कुछ सिमटकर केवल 12 लाख व्यक्तियों की रह गई थी, लेकिन उसकी वीरता में, एकता में, आपसी प्रेम संबंधों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया था। आप अपनी सेवाएं भारत में जारी रखेंगे या पाकिस्तान जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना हिंदुओं और सिखों के लिए कतई मुश्किल नहीं था।
न तो जिन्ना उन्हें अपनी सेना में जगह देना चाहते थे और न ही वे जिन्ना के पाकिस्तान में बसने के लिए उत्सुक थे। हृदय विदारक उलझन अगर किन्हीं के सामने आई तो सेना के मुसलमानों के साथ, जिन मुसलमानों की जन्मभूमि देश के टुकड़ों के बाद भारतीय सेना के बीच में रह जाने वाली थी, जिनके लिए यह एक विकट सवाल था कि क्या करें। जिस धरती के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लगन लगी हुई है उसे छोड़ कैसे दें? काम धंधा, घर बार, माल असबाब, ये सब छोड़ के कैसे चले जाएं? पाकिस्तान की सेना में उनका भविष्य कितना सुरक्षित है? वहां उनकी स्वामी भक्ति को केवल इस आधार पर सच्चा मान लिया गया है कि वे मुसलमान हैं, लेकिन भारत में ही उनका भविष्य किस सीमा तक सुरक्षित माना जाए? यहाँ मुसलमान पहले ही अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान बनने के बाद तो वे और भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्या मुसलमान विरोधी जन भावना उन्हें कुचल नहीं डालेगी? माल मत्ता के हिसाब किताब की जिम्मेदारी 2-2 वकीलों को सौंपी गई थी। हालांकि वह उस अनोखे विभाजन की सबसे जटिल जिम्मेदारी नहीं थी, वह जटिल कम और समय खाऊ ज्यादा थी। सर्वाधिक जटिल न होने के बावजूद उसका निर्वाह 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे, जबकि सर्वाधिक जटिल समस्या जिसे सौंपी गई वह अकेला था। उसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। कुछ व्यक्ति पहली नजर में ही साधु या बदमाश लगने लगते हैं। रैडक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जो पहली नजर में ही होशियार महसूस होता था। उसका अधिकांश समय लंदन के न्यू स्क्वायर में स्थित अपने लॉ चैम्बर में बीता करता। कानून की डिग्री उसने ऑक्सफोर्ड से पाई थी, वो भी प्रथम श्रेणी में। उसे ऑल सोल्स फेलोशिप भी मिली थी। उसे इंग्लैंड का सबसे तेज तर्रार बैरिस्टर माना जाता था। रैडक्लिफ की ज्ञान पिपासा केवल कानून तक सीमित नहीं थी, न जाने कितने क्षेत्रों की गहन जानकारियां उसने अर्जित कर रखी थी। इसके बावजूद भारत के बारे में उसका ज्ञान लगभग शून्य था। भारत की कोई कानूनी उलझन सुलझाने का मौका उसे कभी नहीं पड़ा था। कानून क्या, किसी अन्य संदर्भ में भी उसने वहां के बारे में कभी कुछ लिखा, पढ़ा या सुना समझा नहीं था। भारत की धरती पर उसने कभी पैर रखा हो, इसका तो सवाल ही कहाँ था। और मजे की बात तो यह कि भारत संबंधी इसी घोर अज्ञान के कारण सर सिरिल रैडक्लिफ को वह समस्या सौंपी गई जो विभाजन की सबसे जटिल समस्या थी। रैडक्लिफ जैसा अज्ञानी ही उसे सर्वाधिक कुशलता से सुलझा सकता था। 27 जून 1947 की झुकती दोपहर को वह बुलावे के अनुसार लॉर्ड चांसलर के दफ्तर में उनसे मिलने आया। माउंटबेटन की योजनानुसार पंजाब और बंगाल के महान प्रांतों को 2-2 टुकड़ों में तोड़ना तो था, किंतु विभाजन की रेखा ठीक ठीक कहाँ से गुजरे और ऐन वहीं से क्यों गुजरे, इसका फैसला वाइसरॉय ने नहीं किया था। नेहरू और जिन्ना को आभास था कि अगर इस मसले को उन्होंने खुद हल करना चाहा तो एक भी मुद्दे पर वह सहमत नहीं हो सकेंगे। बेहतर होगा कि नई सरहदें खींचने का कार्य बाउंड्री कमीशन को सौंप दिया जाए, जिसके अध्यक्ष का पद कोई सुप्रसिद्ध अंग्रेज बैरिस्टर संभाले। यह बैरिस्टर भारत की धरती पर या भारत की संस्कृति से पूर्व परिचित नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व परिचित हुआ तो उसमें वह तटस्थता नहीं आ पाएगी जो इस मामले में अत्यंत अनिवार्य है। जाने अनजाने में पूर्वाग्रह का शिकार हो जाएगा। लॉर्ड चांसलर ने सर सिरिल रैडक्लिफ से कहा कि बैरिस्टर के रूप में आपकी ख्याति आसमान छू रही है। भारत संबंधी घोर अज्ञान के आप धनी हैं। इस कार्य के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति भला कौन हो सकता है? रैडक्लिफ स्तब्ध रह गया। पंजाब और बंगाल के नाम भी आज उसने पहली बार सुने थे। उसे अभी तक गुमान नहीं था कि उनमें से कौन सा राज्य पूरब में और कौन सा राज्य पश्चिम में है। उतने अपरिचित इलाकों को विभाजित करने का काम दुनिया में क्या किसी भी और व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता क्या? सरकार को मैं अकेला ही दिखाई पड़ रहा हूं। सर सिरिल रैडक्लिफ ने ऐसा सोचा। भारत के संबंध में चाहे वह जितना भी अज्ञानी रहा हो, इतना वह अवश्य जानता था कि क्षेत्रों को विभाजित करने का काम कितना धन्यवाद विहीन है। ऐसे काम चाहे कितनी ही खूबी से क्यों न निभाए जाएं, हर तरफ से थू थू ही मिलती है।
लेकिन रेडक्लिफ एक अंग्रेज था। जब उससे कहा गया कि उसे अंग्रेज जाति की सेवा करने की भावना से वह जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए, तो वह इनकार तो कर ही नहीं सकता था। न उसने किया। मात्र 1 घंटे बाद इंडिया ऑफिस के स्थायी अंडर सेक्रेटरी के कार्यालय में बैठा हुआ था वह। अंडर सेक्रेटरी ने मेज पर भारत का नक्शा फैलाया और उंगली से इशारे से बताया कि गंगा नदी कहाँ से चली और कहाँ गई, सिंधु नदी भी कहाँ से चली और कहाँ गई, बंगाल यह रहा और पंजाब यह, हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। रेडक्लिफ ने पहली बार आविष्कार किया कि जिन प्रांतों को उसे तोड़ना है वे कितने बड़े हैं। 8 करोड़ 80 लाख की आबादी, उनके घर, खेत, नाते रिश्ते, कल कारखाने, रेलें और सड़कें, सबको काटकर अलग धर देना होगा। 1,75,000 वर्ग मील के विस्तार में फैले वे 2 महान प्रदेश, उनकी धड़कन, संस्कृति, महत्वाकांक्षाएं, प्यार मोहब्बत और फसलें, उनकी नदियां, नाले, मैदान और दलदल, उनका सभी कुछ उस समय उस मेज पर केवल एक नक्शे के रूप में सिमट कर पड़ा हुआ था। रेडक्लिफ को भी एक नक्शा ही तो तैयार करना था। नक्शे के नाम पर मात्र 2 लाइनें खींच देनी है उसे। 1 लाइन पंजाब के आर पार, 1 बंगाल के आर पार। 8 करोड़ 80 लाख जनता के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, ये टुकड़े स्याही की मात्र 2 लकीरों से नहीं हो सकेंगे। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को जो तेज औजार और जो ठंडा दिल चाहिए, उससे भी तेज औजार की जरूरत पड़ेगी और उससे भी ज्यादा ठंडे दिल की। सारी जिम्मेदारी समझ लेने के बाद रेडक्लिफ की मुलाकात प्रधानमंत्री एटली से करवाई गई। भारत के लिए रवाना होते होते जो अंतिम निर्देश पाने जरूरी थे, उन्हें रेडक्लिफ ने प्रधानमंत्री से पा लिया। फिर वह नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारियों में जुटा। लुईस माउंटबेटन अपनी उस सफलता पर अभी खुश हो भी नहीं सके थे, जिसमें उन्होंने आपसी लड़ाइयों में ही जुटे भारतीय राजनीतिज्ञों को एक महत्वपूर्ण समझौते के लिए तैयार कर लिया कि एक और समस्या उन पर थोप दी गई। आपसी लड़ाइयों में जुटे उन राजनीतिज्ञों की संख्या विशेष बड़ी नहीं थी, इन्हें तो उंगलियों पर गिना जा सकता था। इसके अलावा वे सबके सब इंग्लैंड की इंस ऑफ कोर्ट से बैरिस्ट्री पास कर चुके थे। उनसे आशा की जा सकती थी कि आगे पीछे कभी न कभी वे समझदारी का परिचय देंगे, लेकिन इस बार की समस्या में ये सारी सुविधाएं नदारद थी। संख्या में वे इतने कम नहीं थे कि उंगलियों पर गिने जा सकते। वे हिज हाईनेस यादवेंद्र सिंह की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे और उनकी संख्या 565 तक पहुंच रही थी। उनमें से बैरिस्टरों जैसी समझदारी कितनों में थी? ठीक विपरीत, उनमें से अनेक इतने विचित्र थे कि उनकी सनकों की कहानियां देश भर में फैल गई थीं। भारत के देशी रजवाड़ों के वे राजे महाराजे और नवाब लॉर्ड माउंटबेटन को एक ऐसी समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसने भारत को अनेक शताब्दियों से ग्रसित कर रखा था। यदि देश के राजनीतिज्ञ उसे 2 टुकड़ों में काट सकते थे, तो राजे महाराजे उसे पूर्णतया नष्ट भी कर सकते थे। यदि उन्होंने भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी साथ मिलने से इनकार किया, यदि उन 565 रजवाड़ों ने स्वतंत्र ही रहने की कसम खा ली, तो अनेक रजवाड़ों के पास शक्तिशाली सेनाएं थीं, जिनमें हवाई जहाज तक शामिल थे। उन 565 राजा महाराजाओं में वह शक्ति थी कि अगर वे चाहते तो भारत की रेलों बसों को अपने इलाके से गुजरने से रोक सकते थे। डाक का आना जाना रुक जाता, फोन बंद हो जाते, तार के संदेश कट जाते, यहाँ तक कि देश की हवाई उड़ानों को भी नए रास्ते ढूंढने पड़ते। सर कॉनरेड कॉरफील्ड ने रजवाड़ों की हितों की रक्षा के लिए चुपके से लंदन जो ट्रिप लगाई थी, उसका थोड़ा बहुत लाभ तो सामने आया ही था। रजवाड़ों ने अपने राजनीतिक अधिकार केवल महामना सम्राट के आगे समर्पित किए और ज्यों ही सम्राट का शासन भारत से हटेगा, अपने आप वे अधिकार रजवाड़ों को पूरे पूरे वापस मिल जाएंगे। सर कॉरफील्ड के इस तर्क को लंदन के राजनीतिज्ञों ने सैद्धांतिक रूप से सही माना था, किंतु माउंटबेटन जानते थे कि यह तर्क व्यवहारिक रूप से एकदम गलत और घातक है। इसे स्वीकार करने का अर्थ होगा भारत की हत्या।
दूसरी ओर जो बात सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं थी, उसे वह एकदम से नकार भी नहीं सकते थे। न चाहते हुए भी उन्हें रजवाड़ों के प्रति नरम रुख अपनाना पड़ रहा था। लंदन को अपनी रिपोर्ट भेजते समय माउंटबेटन ने बड़ी कटुता के साथ लिखा, किसी ने मुझे रंच मात्र भी आभास नहीं दिया था कि भारत पर से ब्रिटिश साम्राज्य को समेटने की समस्याएं जितनी दुरूह होंगी, उससे ज्यादा न सही लेकिन उसकी बराबरी की दुरूहता इन रजवाड़ों के कारण भी पैदा हो जाएगी। कई राजे महाराजे उस वक्त से माउंटबेटन के मित्र थे जब वह वाइसरॉय के पद पर आए भी नहीं थे। अब वे मित्रगण अगर ऐसी आशाएं लगाए बैठे थे कि माउंटबेटन उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, तो अजूबा क्या था? मुश्किल यही थी कि रजवाड़ों की नज़र में जो अन्याय था, वही माउंटबेटन एवं कांग्रेस की नज़र में सिर्फ एक अनिवार्यता थी। माउंटबेटन उन रजवाड़ों को आसानी से समझा नहीं पा रहे थे कि नए युग को पहचानिए। भारत में लोकतंत्र इतने विशाल पैमाने पर पैदा हो रहा है, उसमें तानाशाह और पिद्दी रजवाड़े कैसे निभ सकेंगे? अब तक रजवाड़ों ने जो किया सो किया, जो भोगा सो भोगा, लेकिन आगे यह नहीं चलेगा। गनीमत इसी में रहेगी कि रजवाड़े चुपके से सहर्ष विलीन हो जाएं, ताकि भारत के जबरदस्त लोकतंत्र का उदय हो सके। रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना ही होगा कि जिसमें वे शामिल हो जाएं। माउंटबेटन ने इस बारे में सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल से चर्चा की, जो गृह युद्ध मंत्री होने के नाते रजवाड़ों के प्रति जिम्मेदार थे। वाइसरॉय ने गृह मंत्री से कहा कि अगर देसी राजाओं से उनकी पदवियां न छीनी जाएं, महल ज्यों के त्यों उन्हीं के पास बने रहें, अगर उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाए और प्रिवी पर्स की सुविधाएं भी जारी रहें, अंग्रेजों द्वारा दिए गए किसी भी सम्मान को स्वीकारने से अगर उन्हें रोका न जाए, तो वाइसरॉय इस बात पर उन्हें राजी कर लेंगे कि वे अपने राज्यों को भारतीय संघ में विलीन करें और स्वयं अलग से आज़ाद होने का विचार त्याग दें। प्रस्ताव जोरदार था। पटेल अच्छी तरह समझते थे कि कांग्रेस में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देशी रजवाड़ों के साथ उस स्तर पर बातचीत कर सके जिस स्तर पर वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पटेल ने अपनी शर्त सामने रखी, इक्के तुक्के रजवाड़ों से काम नहीं चलेगा। सारे के सारे रजवाड़ों को अगर आप मेरे झोले में डाल सके तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ। पेड़ के सभी सेब नीचे गिर जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि 10-20 लटके रह जाएं। क्यों, आप दर्जन भर सेब भी मेरे लिए लटकते नहीं छोड़ेंगे? वाइसरॉय ने मुस्कुरा कर पूछा। दर्जन तो बहुत ज्यादा होते हैं, पटेल ने जवाब दिया। ऐसा करिए, 2 रख लीजिएगा। मात्र 2? भारत के अंतिम वाइसरॉय और भावी गृह मंत्री के बीच कुछ मिनटों के लिए ऐसी सौदेबाजी हुई कि लगा कि वे रजवाड़ों के मुक्तिदाता नहीं बल्कि कालीनों के व्यापारी हों। वह बहस उन रजवाड़ों पर हो रही थी जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की 2/3 आबादी जितनी जनता बसी हुई थी। सौदा आखिर 6 पर तय हुआ। उलझन जहां 565 रजवाड़ों के बीच में फंसी हुई हो, वहां मात्र 6 रजवाड़ों की छूट मिल जाने से कार्य की दुष्करता में भला क्या अंतर आना था। 550 से ज्यादा रजवाड़े अभी भी रह जाते थे, जिनकी मान मनौती में न जाने कितना वक्त गया होगा, जबकि 15 अगस्त के आगमन में अब गिनती के ही सप्ताह शेष रह गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के सामने रखा, उससे बेहतर प्रस्ताव किसी अंग्रेज के सामने किसी भारतीय द्वारा न कभी रखा गया न रखा जा सकेगा। साम्राज्य संकुचन के इतिहास में उसकी मिसालें ढूंढी नहीं मिलेंगी। वाइसरॉय के अध्ययन कक्ष में जहां उन दोनों ने न जाने कितने तनावपूर्ण घंटे साथ साथ बिताए थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने जा रहे जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक ऐसा पद ऑफर किया जिससे ज्यादा संभावनापूर्ण कोई और पद स्वतंत्र भारत ऑफर कर नहीं सकता था। भारत के गवर्नर जनरल का पद। यह ऑफर उस व्यक्ति को दी जा रही थी जिसने उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार पाया था, जिसे हिला देने के लिए असंख्य भारतीयों ने वर्षों से संघर्ष किया था। एक तरह से
भारत ने जो राजनीतिक सत्ताएं वॉइसरॉय से छीनी थीं, उन्हीं सत्ताओं को उसी वॉइसरॉय पर वापस न्यौछावर करने के लिए वही भारत प्रस्तुत हो रहा था। नेहरू जी का वह प्रस्ताव पूर्णतया मौलिक नहीं कहा जा सकता। उनके प्रतिद्वंदी जिन्ना के एक सुझाव में उसकी जड़ें थीं। जिन्ना ने माउंटबेटन से आग्रह किया था कि वह 15 अगस्त के बाद भी यहीं इसी देश में बने रहें, सर्वोपरि न्यायाधीश जैसी हैसियत से। इस आग्रह के पीछे दरअसल जिन्ना की यह आशंका छिपी हुई थी कि विभाजन के बाद हो सकता है भारत से योग्य मालमत्ता हासिल करने में पाकिस्तान को दिक्कत हो। सारा हिसाब किताब और लेन देन समाप्त होने के बाद तक यदि माउंटबेटन को मौजूद रखा जा सके तो आशंका टल जाए। नेहरू जी का यह प्रस्ताव निसंदेह परम सम्मान से ओतप्रोत था, किंतु कई गंभीर कारणों से न तो माउंटबेटन उसे स्वीकार करने को उत्सुक थे और न ही लेडी माउंटबेटन ने उसका अनुमोदन किया। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन ने भारत में जो 4 महीने बिताए थे, उस दौरान उन्होंने जगमगाती सफलताओं का वर्णन किया था। चरम सफलता और प्रसिद्धि के छड़ों में ही व्यक्ति अगर हट जाए तो उसके सम्मान की सर्वाधिक रक्षा होती है। आगे भारत के सामने ऐसे रद्दी दिन आने जा रहे थे कि उस दौरान भारत में ही बने रहने पर माउंटबेटन दंपत्ति की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच सकता था। इसके अलावा इसी तरह का प्रस्ताव जब तक जिन्ना की तरफ से भी ना मिले, तब तक माउंटबेटन उस पद के साथ पूरा न्याय कर भी नहीं सकते थे। लेकिन मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा वह मुसलमान नेता अपने राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर स्वयं बैठने की आकांक्षा को दबा नहीं पा रहा था। उस पद के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था और उसे मालूम था कि अब वह थोड़े ही दिनों का मेहमान है। उस नेता ने वायसरॉय को स्पष्ट बता दिया कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल वह स्वयं ही बनेगा। माउंटबेटन ने विरोध किया, लेकिन यह आपकी भूल होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इंग्लैंड की जो लोकतांत्रिक प्रणाली स्वीकारी गई है, उसमें राष्ट्र संचालन की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री पर केंद्रित होती हैं, न कि गवर्नर जनरल पर। गवर्नर जनरल का कार्यालय तो केवल सांकेतिक शक्तियों का स्वामी होता है। जिन्ना इस तर्क से प्रभावित न हुए। ठंडे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मैं बनूंगा और प्रधानमंत्री को वही करना होगा जो मैं कहूं। किंतु नेहरू जी का प्रस्ताव इतना महान था कि उससे केवल माउंटबेटन का नहीं बल्कि संपूर्ण इंग्लैंड का सम्मान बढ़ जाता था। न केवल चर्चिल और एटली ने बल्कि माउंटबेटन के दूर के भाई स्वयं महामना सम्राट ने भी यह संदेश भिजवाया कि नेहरू का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिन्ना ने भी इसका अनुमोदन किया, लेकिन इससे पहले कि माउंटबेटन हाँ कहें, एक और व्यक्ति की सहमति बल्कि आशीर्वाद मिलना आवश्यक था। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वह एक ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दें जिसने अपना जीवन ही युद्ध कौशल के विज्ञान पर न्यौछावर कर दिया हो। कितनी असंभव थी वह बात। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपनी लाक्षणिक आदर्शवादिता का परिचय देते हुए विश्व के सामने उस व्यक्ति का नाम उद्घाटित भी तो कर दिया था जिसे वह उस पद से मनोनीत करना चाहते थे। वह अछूत कन्या जिसके हृदय में उदारता का सागर लहराता था, जो पवित्रता की साक्षात मूर्ति थी, जिसके आदर्श हीरे की कनी की तरह शुद्ध थे। तीव्रतर मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी और उनसे 30 साल छोटे उस एडमिरल के बीच कोमल भावनाओं के तंतु पैदा हो गए थे। गांधी ने माउंटबेटन को मंत्र मुग्ध कर लिया था। उनकी निखालीस विनोदप्रियता लॉर्ड माउंटबेटन के मन में बस गई थी। भारत में आगमन के साथ ही माउंटबेटन ने पहचान लिया था कि देश भर में जितने भी खद्दरधारी हैं, सब कमोबेश अमौलिक हैं। पूर्णतया मौलिक और शुद्ध अगर कोई है तो अकेले महात्मा गांधी। इसीलिए भारत के अंतिम वायसरॉय ने महात्मा की बातों को हमेशा गौर से, अत्यधिक खुले दिल से सुना था। प्रत्येक मुलाकात के साथ गांधी के प्रति उनका निजी स्नेह व सम्मान बढ़ता जा रहा था। गांधी स्वयं स्नेहशील व्यक्ति थे। माउंटबेटन की ऊष्मा को उन्होंने पहचान लिया था और ऊष्मा का उत्तर वह ऊष्मा से ही दे सकते थे। जुलाई की एक झुकती दोपहरी को वह व्यक्ति वायसरॉय के अध्ययन कक्ष में आया जिसने अंग्रेजों की जेलों में अनेक वर्ष गुजारे थे।
वहां महात्मा गांधी ने वायसरॉय से आग्रह किया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का कांग्रेस का आमंत्रण उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। वायसरॉय के ही भाई भतीजों से जिस राष्ट्र को वापस प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी को 35 वर्ष लग गए थे, उसी राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उसी वायसरॉय पर न्यौछावर करने के लिए महात्मा तैयार था। गांधी जी के शब्दों में माउंटबेटन के लिए व्यक्तिगत स्नेह का अतुल सागर लहरा रहा था। साथ साथ वे शब्द पूरी अंग्रेज जाति के लिए भी कम गौरव के नहीं थे। भावनाओं से आलोड़ित होकर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी की ओर देखा, जिनका संक्षिप्त शरीर उस बड़ी सी कुर्सी में गायब सा हुआ जा रहा था। हमने इस व्यक्ति को जेलों में ठूसा है, अपमानित किया है, निर्दयता से इसका मजाक उड़ाया है, हमने इसकी उपेक्षा भी की है। वायसरॉय ने सोचा, इसके बावजूद इस आदमी का बड़प्पन देखो कि यह मुझे किस हद तक सम्मानित कर रहा है। माउंटबेटन की पलकें भीग आईं। आभार से दबे स्वर में उन्होंने गांधी जी को धन्यवाद दिया। इसके उत्तर में गांधी जी ने धीमे से सिर हिलाया और अपना कथन आगे चलाया। दुर्बल नाजुक हाथ से उन्होंने वायसरॉय के शानदार निवास स्थान और महान मुगल गार्डन्स की तरफ इशारा किया। स्वतंत्र भारत के वायसरॉय को यह सब नहीं मिलेगा, यह सारा रौब ताप चला जाएगा। ये शब्द उस वायसरॉय से कहे जा रहे थे जिसे अपने दमदार निवास स्थान के एक एक इंच से प्यार था। नौकर हो, रसोइये हो, गलीचे बिछे हो, मंद मंद संगीत चल रहा हो, मुगल गार्डन से कोयल की कूक सुनाई देती हो, पानी मांगो तो दूध और दूध मांगो तो शराब हाजिर होती हो, कतार लगाकर अंग रक्षक खड़े हो, नन्हे नन्हे नाजुक कुत्ते मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो, सैर के लिए सोने से मड़ी बग्गियां तैयार खड़ी हो, यही तो है जीवन। लेकिन गांधी जी ने हमेशा कहा था कि भारतीय नेताओं का जीवन किसी और ढंग का होगा। गरीब देश है, नेता मौज मजे नहीं कर सकते। ऐसे देश में प्रथम अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भी सादगी का उदाहरण सामने रखना होगा। इस जबरदस्त हवेली से बाहर आइए, गांधी जी कह रहे थे। मामूली मकान में रहिए जहां कोई नौकर चाकर ना हो। क्यों ना इस जबरदस्त हवेली को अस्पताल में बदल दिया जाए। माउंटबेटन सन्न रह गए। उनके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान खिल गई। शैतान बुढ़ऊ, उन्होंने सोचा, इसका बस चले तो मेरा संडास भी मुझसे ही साफ करवाए। महामना सम्राट, एटली, चर्चिल, नेहरू जिन्ना, ये सब उन्हें जिस गरिमामय पद पर बैठाने को उत्सुक थे, उसी गरिमा को इस मस्खरे शैतान ने किस प्रकार परिभाषित किया। जो माउंटबेटन गले तक ग्लैमर में डूबे रहने का आदी था, उन्हीं को भारत का प्रथम समाजवादी नेता बनने के लिए यह हड्डियों का ढांचा प्रस्ताव रख रहा है कि टूटे फूटे मकान में रहो और सुबह उठकर रोज अपने हाथों से झाड़ू लगाओ। वाह! सर सिरिल रेडक्लिफ ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ ही घंटों के भीतर वायसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन से मुलाकात की। माउंटबेटन ने स्पष्ट किया कि सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक प्रांत में 4-4 न्यायाधीशों की टुकड़ी रेडक्लिफ की सहायता के लिए प्रस्तुत रहेगी, जो सिफारिश करेगी कि विभाजन रेखा को कहां-कहां से चलना चाहिए, जबकि व्यवहारिक रूप से सारे निर्णय रेडक्लिफ को अकेले ही लेने होंगे, क्योंकि न्यायाधीशों की आधी टुकड़ी हिंदुओं द्वारा और आधी मुसलमानों द्वारा नियुक्त होने के कारण इस बात की अधिकतम संभावना है कि न्यायाधीश आपस में ही चोंचे लड़ाते रह जाएंगे और रेडक्लिफ के सामने कोई ठोस सुझाव नहीं रख सकेंगे। विभाजन रेखा खींचते समय पहला ध्यान तो इसी का रखना होगा कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों में से आबादी का प्रतिशत किनका अधिक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य तत्वों को ध्यान में न रखा जाए। इन अन्य तत्वों को किस प्रकार प्रभाषित किया जाए, यह रेडक्लिफ को बताने के लिए कोई माइकल लाल सामने नहीं आया। अन्य तत्वों की परिभाषा करने का नन्हा सा प्रयास भी नेहरू और जिन्ना को उनकी उसी सुप्रसिद्ध बहसबाजी की खाई में गिरा देता, जिसका कोई और छोर कभी सामने नहीं आया। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने रेडक्लिफ को पूरा अधिकार दे रखा था कि विभाजन रेखा निश्चित करते समय उस मुद्दे को कतई ध्यान में रखना आवश्यक नहीं, जिसे कि ऐसे अवसर पर हर राष्ट्र अवश्य ध्यान में रखता है।
सरहद पर सुरक्षा के प्रबंध की संभावनाएं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे की अपेक्षा की छूट इस आधार पर दी जा रही थी कि जैसा कि मानकर चला जा रहा था कि विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी आपसी संघर्ष तो होने वाला था ही नहीं। कितना भ्रामक अनुमान। ये सब बातें रेडक्लिफ के लिए पर्याप्त आघातजनक थीं, लेकिन सबसे बड़ा आघात अभी सामने कहाँ आया था। दिल्ली आते समय रेडक्लिफ को भली भांति अनुमान था कि उसे सौंपा गया काम आसान सिद्ध नहीं होने जा रहा, लेकिन उसने इतनी आशा तो रखी ही थी कि काम पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा। अब सर्वाधिक आघातजनक जो शर्त सामने आई वह यही थी कि तसल्ली से काम करने के लिए समय नहीं है। माउंटबेटन ने स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त तक विभाजन की रेखा अवश्य तय हो जानी चाहिए और इसमें अब गिनती के ही हफ्तों की कसर रह गई थी। रेडक्लिफ ने वायसरॉय को सावधान किया कि इतनी हड़बड़ी मचाने पर गंभीर भूलें होने का पूरा खतरा होगा। वायसरॉय का उत्तर था कि दोनों देशों को 15 अगस्त तक विभाजन रेखा की इतनी सख्त आवश्यकता है कि वह रेखा जहां से भी गुजरेगी दोनों स्वीकार कर लेंगे। मगर रेडक्लिफ एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। वायसरॉय के आश्वासन के बावजूद उसने नेहरू और जिन्ना दोनों से मुलाकात की और पूछा कि क्या सचमुच 15 अगस्त तक विभाजन रेखा तय हो जानी चाहिए, चाहे उसमें कितने ही दोष हों। दोनों नेताओं ने कहा कि दोष हम निभा लेंगे किंतु विलंब नहीं। तब तो रेडक्लिफ ने सोचा, मुझे ऑपरेशन करने के डॉक्टरी औजारों की नहीं बल्कि बूचड़ खाने की कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। जिन क्षेत्रों से विभाजन रेखा गुजरेगी उनमें से अधिकांश को मैं आमने सामने कभी देखूंगा भी नहीं। पंजाब, जुलाई 1947। सिरिल रेडक्लिफ की कुल्हाड़ी जिस पंजाब पर चलने वाली थी उसकी सरहद और वायसरॉय की खिड़की के बीच मुश्किल से 12 मील का फासला था। पंजाब के दिल में बसा हुआ था वह शहर, जो दिल्ली से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय, मुंबई से ज्यादा अभिजात्य और कलकत्ता से ज्यादा पुराना था, जिसे मुगल शासकों ने बेहद प्यार किया था, जहां मुगलों ने अनेक महत्वपूर्ण स्मारक और मकबरे बनाए थे, जहां पुस्तकों की दुकानों से ज्यादा शराब घर थे, जहां मंदिरों और मस्जिदों से ज्यादा भीड़ कैबरे देखने वालों की लगा करती थी, जहां की वेश्याओं का मोहल्ला भारत में सर्वश्रेष्ठ गिना जाता था, जिसे 1001 रातों की राजधानी और पूरब का वेनिस कहलाने का गौरव प्राप्त था। लाहौर। अंग्रेजों के सर्वश्रेष्ठ क्लब और कॉलेज इसी शहर में थे। धार्मिक उदारता के आदर्शतम उदाहरण के रूप में लाहौर को ही सामने रखा जाता, जहां 5 लाख हिंदुओं, 6 लाख मुसलमानों और 1 लाख सिखों को याद ही नहीं था कि किस धर्म का क्या है। लेकिन धार्मिक उदारता का वह सुंदर सपना बहुत अचानक टूटा। जनवरी 1947 से पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग द्वारा गुप्त रैलियां आयोजित होती रही थीं। हिंदुओं की मक्कारी और निर्दयता के शिकार लोगों की खोपड़ियां और तस्वीरें उन रैलियों में प्रदर्शित होती। यदाकदा जिंदा और घायल मनुष्यों को भी एक रैली से दूसरी रैली में घुमाया जाता, तो सबके सामने अपने घाव दिखाते और बयान करते कि घाव उन्हें किस प्रकार मक्कार और निर्दयी हिंदुओं के कारण लगे। ये रैलियां, जो कभी गुप्त होती और कभी सार्वजनिक, उस क्षेत्र की धार्मिक उदारता का भक्षण करती जा रही थी। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की जिस मिली जुली राज्य सरकार ने 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन चलाया था, उसे एकाएक जो इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे धार्मिक उदारता में पड़ चुकी दरारें ही थी। शासन संभालने के लिए आखिर स्वयं गवर्नर को सामने आना पड़ा था। हिंसा की पहली लहर मार्च में आई, जब एक सिख नेता ने मुस्लिम लीग के झंडे को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ नीचे गिरा दिया। लगभग 3000 लोग, जिनमें अधिकांश सिख थे, उन दंगों में मारे गए, जो नगर नगर देहात देहात में फूट पड़े, क्योंकि लीग के अपमान का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने हथियार उठाकर घर से निकलने में कोई देरी नहीं की।
इन दंगों से जो घृणा की किरणें फूटी, उनसे प्रभावित हुए बिना लाहौर भी नहीं रह सकता। सर सिरिल रेडक्लिफ ने जब वहां प्रवेश किया तो इंग्लैंड में उसने लाहौर की रंगीनियों के बारे में जो कुछ सुन रखा था, उसका शतांश भी वहां शेष नहीं था। रंगीनियों की अपेक्षा शहर में केवल तेज धूप थी, धूल के बगुले थे, दंगे थे और थी आग की लपटें। लगभग 1 लाख व्यक्ति शहर छोड़कर भाग गए थे। रात को खुले आकाश के नीचे सोने की पीढ़ियों पुरानी परंपरा गायब हो चुकी थी। हर वक्त हर दरवाजा बंद नजर आता। बेहद जरूरी काम से ही लोग बाहर निकलते। गया हुआ बंदा लौटकर आएगा भी या नहीं, कभी भरोसा नहीं होता। जैसा कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने लिखा है, लाहौर में मौत बिजली की तरह आया करती, यूं आई यूं गई। इससे पहले कि कोई चिल्ला सके बचाओ, लाश गिर चुकी होती। हर दरवाजा बंद, हर गली सूनी, पता ही न चलता कातिल कौन था और कहां चला गया। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से बढ़कर हिंसा कर रहे थे। सर सिरिल रेडक्लिफ को लाहौरियों ने इतना विवादास्पद माना कि पंजाब के गवर्नर ने उसे अपने यहाँ ठहराने से इनकार कर दिया। उसे एक होटल में शरण लेनी पड़ी। उसने पंजाब की धरती के बारे में योग्य सूचनाएं प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माउंटबेटन ने सच कहा था। रेडक्लिफ की सहायता के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी परस्पर विरोधी रिपोर्टें दी कि किसी रिपोर्ट का कोई अर्थ न रहा। रेडक्लिफ जहां भी जाता, हिंदू और मुसलमान उसे घेर लेते और प्रभावित करने की कोशिश करते। रेडक्लिफ की कलम का एक झटका उन्हें जमा या उखाड़ सकता था। उस अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए वे किसी भी सीमा तक कुछ भी करने को तैयार थे। फालतू की बहसें सुन सुनकर रेडक्लिफ का दिमाग पक जाता। लोगों से दूर रहने का अवसर केवल रात को मिलता, जब वह पंजाब क्लब में जा घुसता। लाहौर का एक ऐसा अंतिम क्लब वही था जो केवल गोरों के लिए खुला था। पंजाब क्लब के लॉन में बैठकर अपने ICS सहायकों की मदद से जैसा बन पड़ता, वैसा फैसला रेडक्लिफ करता रहता। रात की काली चादर में जगह जगह डरावनी रोशनी के झंडे तन जाते, सुलगते बाजार और मोहल्ले, पुलिस के सायरन, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल के खूंखार नारे, उग्र हिंदूवादी संस्था RSS के ड्रमों की रोम सेहरा देने वाली आवाजें। मार्च 1947 में मुसलमानों ने पंजाब के सिखों को जो संहार किया, उसकी प्रतिक्रिया में सिखों को भी तुरंत हथियार लेकर निकल पड़ना चाहिए था। जब ऐसा ना हुआ तो सुरक्षा अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के लिए यह घोर आश्चर्य की बात थी। उन्होंने यही समझा कि सिख जैसे वीर और लड़ाका कौम ने भी अपनी गर्मजोशी खो दी है। दौलत ने उन्हें आराम पसंद बना दिया है। लेकिन सिखों के मानस का यह मूल्यांकन पूरी तरह गलत था। जून के प्रारंभिक दिनों में जब वाइसरॉय और भारत के नेता मिलकर देश के विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे थे, लाहौर के एक होटल में सिख नेताओं की गुप्त बैठक हुई। ये नेता तय करना चाहते थे कि यदि सचमुच विभाजन हो गया तो सिखों की मोर्चाबंदी का क्या होगा। उस बैठक में सबसे तेज आवाज उस नेता की थी जिसने मुस्लिम लीग के झंडे का अपमान करके मार्च में हुए सिखों के संहार का कारण पेश किया था। तारा सिंह नामक उस सिख को अनुयायियों द्वारा मास्टर कहा जाता था, क्योंकि वह तृतीय श्रेणी का एक स्कूल मास्टर ही था। उसने जो दंगा मार्च महीने में उकसाया था, उसमें उसी के परिवार के अनेक सदस्य मारे गए थे। अब इसके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, बदला। मेरे सिख भाइयों, अपनी एक सभा में उसने चिल्लाकर कहा, जैसे जापानियों और नाजियों ने आत्म बलिदान दिया, वैसे ही हमें भी आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाना है। वह दिन दूर नहीं जब हमारी धरती पर आक्रमण होगा और हमारी औरतों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। उठो, इन मुगल आक्रमणकारियों को एक बार फिर तबाह कर दो। हमारी जन्मभूमि खून मांग रही है। धरती माता की प्यास हम जरूर बुझाएंगे, अपने खून से और दुश्मनों के खून से। जो दंगे जल्द ही पंजाब को हचमचा देने वाले थे, उनकी आगाही इन शब्दों में छुपी हुई थी। भारत के 60 लाख सिखों में से 5 लाख उन दिनों अकेले पंजाब में बसे हुए थे। भले ही वे पंजाब की कुल आबादी के मात्र 13% ही थे, किंतु 40% भूमि उन्हीं के कब्जे में थी।
पंजाब की अनोखी फसलों का 2/3 हिस्सा सिखों के ही हाथों में पैदा होता था। हथियारों के प्रति उनके आकर्षण का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय सशस्त्र फौज के 1/3 सदस्य सिख थे और दोनों विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जो पदक जीते उनमें से आधे सिखों के कारण ही जीते थे। पंजाब में सिखों का दिल के साथ साथ दिमाग भी था। लाहौर में उनकी सांस्कृतिक धड़कन होती थी। लाहौर से केवल 35 मील पूरब में सिखों का एक और महान शहर था, उनकी धार्मिक गतिविधियां और आस्थाओं का साक्षात प्रतीक अमृतसर। उनके गुरु ग्रंथ साहिब की मूल पांडुलिपि जिस स्वर्ण मंदिर में रखी गई, उसने अमृतसर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। उस गुरुद्वारे की पवित्रता इतनी अधिक है कि वहां बोहराने का कार्य भी मयूर पंखों से होता है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ चांदी से लिपटे हुए हैं, उन पर हमेशा ताजा फूल न्यौछावर रहते हैं। पंजाब की विडंबना यह थी कि सिख और मुसलमान प्रजा अंग्रेजों के तहत तो शांति से रह सकती थी, किंतु एक दूसरे के तहत नहीं। उधर नई दिल्ली में वाइसरॉय और उनके स्टाफ के सामने रोज अनेकानेक समस्या आ रही थी। आजादी के कारण अनेक अंग्रेज कर्मचारियों को समय से पहले ही रिटायर होना पड़ रहा था। उनकी पेंशन की जिम्मेदारी कौन उठाए और कितनी उठाए? भारत और पाकिस्तान के निवेदन पर कई अंग्रेज नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी इस भूखंड पर आजादी के बाद भी रुकना चाहते थे। उन सैकड़ों गोरों का वेतन क्या हो, उनके ठहरने की शर्तें क्या हो, सवालों का अटूट सिलसिला जारी था। भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने भी वाइसरॉय को झुकना पड़ा। किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा। इस चेतावनी को बार बार दोहरा रहे ज्योतिषियों ने आखिर जो एक बीच का रास्ता सुझा दिया था, उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में काफी बेहतर थी। लिहाजा 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत और पाकिस्तान नामक राष्ट्रों को आज़ाद किया जाए तो यह सभी दृष्टियों से बेहतर साबित होगा। वाइसरॉय ने छुटकारे की सांस के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वाइसरॉय ने मंद मुस्कान के साथ यह भी नोट किया था कि ज्योतिष विद्या पर उन्हें सही सलाह देने के लिए स्टाफ में उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपने सुयोग्य नौजवान प्रेस सलाहकार एलन कैंपबेल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि महत्व के मुद्दों पर हमेशा ज्योतिषियों से मशवरा कर लिया जाए। आज़ादी जो नजदीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्र छाया में पले सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती हैं। वे भारत को भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा भूतकाल पर सम्मोहित स्थिति में डाल रही हैं। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह न मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। गांधी जी के ऐतराज की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य से चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों के बीच फंसे धर्म चक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच जगह दी, ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था, उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सकें। गांधी शक्ति और आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार ये दोनों तत्व मनुष्य को हिंसा और पतन की ओर ले जाते हैं। वह तो आत्म जागरण और त्याग के प्रचारक थे। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय झंडा देखने में चाहे कितना ही कलात्मक क्यों न लगता हो, उसमें हिंसा का संदेश जो छुपा है, उसके आगे मैं नतमस्तक कैसे होऊंगा। उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं और उनके बीच मतभेदों की अभी तो वह शुरुआत ही थी। सिख और हिंदू शरणार्थियों का पहला जत्था पश्चिम पंजाब से भारत आ गया था। गांधी जी ने आग्रह किया कि वह उन शरणार्थियों से आमने सामने मिलना चाहेंगे और उस समय भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साथ चलना चाहिए। प्रत्यक्ष आमने सामने का वह अनुभव विकट ही कहा जाएगा। लगभग 100 गांव और शहरों से 32,000 लोग विभत्स अत्याचार और अपमान सहकर जान हथेली पर रखे हुए भारत आए थे और उन्हें दिल्ली से 120 मील के फासले पर धूप और धूल के बीच भारत के प्रथम शरणार्थी शिविर में बसाया गया था। क्रोध से चीखते या दुख से रिरियाते वे लपक पड़े।
गांधी और नेहरू की कार को मनुष्यों के सागर ने चारों तरफ से घेर लिया। घृणा और गुस्से से उनके चेहरे विकृत हुए जा रहे थे। उनकी दर्द भरी आंखें सांत्वना मांग रही थी। वे दांत किटकिटा रहे थे। उनकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। उनके बदन घाव और खरोचों से सने थे, जिन पर भिनभिनाती मक्खियों के बादल मंडरा रहे थे। जब वे इस कार की ओर दौड़े तो उनके पैरों ने धूल का झंडा उठा दिया। उनके गले सूख चुके थे और नथुने फूल चुके थे। उनके बाल इतने रूखे और इतने धूल सने थे जैसे वे हफ्तों से न नहाए हों। जिस तरह उनके पैरों ने धूल का झंडा उठाया था, उसी तरह उनके शरीरों ने गंध का झंडा उठा दिया था। निसंदेह वे दुखियारे लोग थे। सारा दिन गांधी जी ने कंधे से कंधा भिड़ाकर काम किया। गांधी जी सबसे पहले उनके शिविर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि संडास किस प्रकार खोदे जाएं, अन्य स्वच्छताएं किस प्रकार बरती जाएं। गांधी जी ने वहां एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। जितने भी अधिकतम मरीजों की सेवा वह कर सकते थे उन्होंने की। झुकती दोपहरी को दोनों नेता दिल्ली की ओर वापस चले। दुख दर्द के उस सागर से साक्षात्कार करके गांधी जी की उदासी की कोई सीमा नहीं थी। उनका 77 वर्षीय शरीर थक कर चूर हो गया था। गांधी जी कार की पिछली सीट पर लेट गए। उनकी आंखें मुदने लगी। उभरी नसों वाले उनके पैर उस शिष्य की गोद में थे जिसने केवल 2 महीने पहले उनकी ओर से मुंह फेर लिया था। उस शिष्य का चेहरा इतना संवेदनशील था कि उसके भाव क्षण क्षण बदलते रहते थे, किंतु उस समय जवाहरलाल नेहरू का चेहरा एकदम भावहीन होने लगा था, बिल्कुल पथरीला। उनकी शून्य आंखें सामने स्थिर थी। बड़ी देर तक नेहरू जी खामोश बैठे रहे। कार आगे बढ़ती रही। जो करोड़ दृश्य वे अभी अभी देख कर आए थे, उस आधार पर आगामी दिनों की जो कल्पना नेहरू जी के दिमाग में उभर रही थी, कैसे थे वह दिन? क्या वे दिन भविष्य के भारत की झांकी को प्रकट नहीं कर रहे थे? वह भारत जिस पर नेहरू जी को शासन करना था। फिर सहसा धीरे धीरे पूरी कोमलता से उन्होंने उस सोए महात्मा के पैरों को दबाना शुरू किया, जिस पर जवाहरलाल ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन न्यौछावर कर दिए थे। महात्मा जी को उतना अधिक पीड़ित क्या इसलिए नहीं होना पड़ा कि जवाहरलाल ने उनका विरोध कर देश के बंटवारे का पक्ष लिया। जवाहरलाल ने उनके पैरों को ऐसे सौहार्द से दबाना शुरू किया मानो महात्मा का दुख दर्द दूर करने का अब यही एक उपाय रह गया हो। धन्यवाद। ये था इस सफर का चैप्टर नंबर 9। अब हम कल आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जिसका नाम है हम हमेशा भाई भाई रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।